वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं चाइना का एक मोस्ट जो हाईली पेड स्कॉलरशिप है। इवन के जो सीएससी स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वो है कैश आंसू स्कॉलरशिप, जो कि आपको मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट, लाइक ये स्कॉलरशिप है क्या, कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है आपको, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, क्या बेनिफिट्स ये स्कॉलरशिप आपको देता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, आपने रिसर्च प्रपोजल किस तरह से बनाना है, इस स्कॉलरशिप के लिए आपने सीवी किस तरह से बनानी है, लेटर रिकमेंडेशन किस तरह से बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो अगर आप इवन कैश आंसू स्कॉलरशिप जो चाइना का इसमें अप्लाई करना चाहें, या आप सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें, या आप चाइना के प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें, या किसी भी ऐसे स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहें, आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में समझाऊंगा। अपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ये जो स्कॉलरशिप है ना 2026 के लिए है, ठीक है जी, जो कि मास्टर और पीएचडी के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है, जो कि 100% फुली फंडेड होता है। अब इस स्कॉलरशिप को जो फंड करती है ना, वो करते हैं अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आंसू कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है, स्कॉलरशिप देती है आपको, एमएसएफएल और पीएचडी के लिए ये आपको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं होता या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता। इसमें जस्ट दो यूनिवर्सिटी जो है ना पार्टिसिपेट करती हैं। एक है जी यूकस यूनिवर्सिटी, दूसरी है यूएसटीसी यूनिवर्सिटी। यूकस मीन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। दो यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना है, अंडर कैश आंसू यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो है ना, जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है ना मास्टर या पीएचडी ये बिल्कुल आपको फुल टाइम पढ़ना पड़ता है, जो लाइक डिस्टेंस नहीं होता, आपको फिजिकली क्लास अटेंड करनी पड़ती है। कंप्लीट फुल टाइम जो उनका स्केड्यूल होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो एज लिमिट है ना, लाइक वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर की हुई है और वो एमएस एमफिल करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं, अगर वो 1 जनवरी 1995 को पैदा हुए हैं या उसके बाद ऑनवर्ड पैदा हुए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने एमएस एमफिल किया हुआ है और वो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो 1 जनवरी 1990 को पैदा हुए हैं या उसके बाद पैदा हुए हैं तो वो भी एलिजिबल है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड है चाइनीज़ की किसी यूनिवर्सिटी में, वो दोबारा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे जो बेसिक आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड और रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिखी हुई है ना, ये आपने इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी है आपने लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लेना है। ठीक है, उधर जाएंगे उनको कहेंगे जी हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, वो प्रोवाइड करें, वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट शो कर देता हूँ कि किस तरह से वो आपने बनवानी होती है। अब ये वर्ड है, ये मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देखे जी, अब ये जो हेडर फुटर है, यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, यूनिवर्सिटी के एड्रेसेस वगैरह होंगे और यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह होगा, वो यूनिवर्सिटी आपको ऐड करेगी। अब ये जो है ना यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे आपको बनाना पड़ता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टू होम इट मे कंसर्न। ठीक है जी, इट दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिस आपका नाम आएगा, सन डाटर आपके फादर का नेम आएगा, फिर आपका स्टूडेंट आईडी नंबर आएगा और उसके अलावा आपके डिपार्टमेंट का नेम ऐड होगा, फिर यूनिवर्सिटी का फुल नेम ऐड होगा। उसके बाद वो आपको कहेंगे कि इस स्टूडेंट ने कंप्लीट बैचलर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, जो भी डिग्री है, ठीक है जी, और ये जो पढ़े हैं आपका एकेडमिक ईयर मेंशन करेगा कि कब आपने स्टार्ट की थी और कब आपकी डिग्री एंड हुई थी। और उसके साथ साथ वो जो है ना सर्टिफाई करता है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द डिग्री प्रोग्राम वाज इंग्लिश, ऑल लेक्चर्स असाइनमेंट्स एग्जाम्स एंड थीसिस वर्क कंडक्टेड इन इंग्लिश। लाइक जो भी स्टडी आपको कराई गई थी, जो भी वर्क कराए गए थे, इवन आपने असाइनमेंट्स किए हैं, एग्जाम्स दिए हैं, थीसिस वर्क दिया है, जो भी किया वो इंग्लिश में कराया गया। अब ये आपका प्रूफ हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि आप
आइल्स की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का फॉर्मेट है, और उसके एंड में जो है ना आप यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो अपना सिग्नेचर करता है, अपनी डेजिग्नेशन का नेम ऐड करता है, डिपार्टमेंट कौन सा है वो बताता है, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करता है और ऑफिशियल ईमेल ऐड करता है। अब ये जो चीज़ें जो है ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप में जहाँ पर अप्लाई करते हैं ना, अगर वो वेरीफाई कराना चाहे तो यहाँ पे जो ईमेल गिवन होता है या कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होता है उसके थ्रू वो वेरीफाई करा सकें। ठीक है जी। ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपने बनवानी होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी बेनिफिट्स। अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो, वेदर आप मास्टर में अप्लाई करते हो या पीएचडी में अप्लाई करते हो, इसमें पहले जो है ना आपको मंथली स्टाइपेंड दिए जाते हैं। लाइक वहाँ का खर्चा आपको ये स्कॉलरशिप सिलेक्शन के बाद वो खुद प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मास्टर में सिलेक्ट होंगे तो 3000 आपको दिन मिलेंगे। ठीक है जी, जो चाइनीज़ करेंसी होती है। जो पीएचडी के स्टूडेंट अप्लाई करेगा तो वो 6000 से 7000 CNY मिलते हैं। अब यहाँ पे ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री होती है, कोई ट्यूशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री होती है, ट्रैवल अलाउंस भी बिल्कुल फ्री होते हैं, वीज़ा रेजिडेंस सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जबकि CSE स्कॉलरशिप आपको ये वीज़ा या रेजिडेंस सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। और उसके अलावा एकोमोडेशन सब्सिडी भी आपको मिलती है, और उसके साथ साथ जो ट्रैवल अलाउंसेज है ना आपको CSE स्पॉन्सर नहीं करता, लेकिन आपको कैश आंसू ये बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कौन कौन सी है, अब सारे डॉक्यूमेंट्स मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। अब पहला जो डॉक्यूमेंट्स है इसको आप स्किप कर दें, ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जब फिलअप करनी है स्टेप बाय स्टेप उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे आ जाता है जी फर्स्ट वन डॉक्यूमेंट्स है जी पासपोर्ट। अब ये पासपोर्ट की कॉपी है, यहाँ पे इंटर करें हाउ टू अप्लाई इन पाकिस्तान। कुछ स्टूडेंट जो है ना पूछते हैं कि ये किस तरह से बनता है, पासपोर्ट किस तरह से बनता है। अब यहाँ पे आपको डिटेल बता देंगे। यहाँ पे देख, टू obtain a copy of पाकिस्तानी पासपोर्ट यू विल नीड टू अप्लाई फॉर ए न्यू पासपोर्ट। आपको न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें जी आपको ऑनलाइन का मेथड मिल जाता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है जी। अगर आपका न्यू पासपोर्ट है या रिन्यूअल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, एप्लीकेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जिनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट बनना हुआ है तो वेल एंड गुड, उनको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट जो होती है ना वो रिजल्ट कार्ड होते हैं, जो आपको जैसे लाइक आपका वाइवा कंप्लीट होता है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिलती है जब आप अपना थीसिस सबमिट कर लेते हैं। जो FSC की जो बैचलर के स्टूडेंट है उनका भी लास्ट सेमेस्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो ना थीसिस वर्क होता है तो वो सबमिट कराने के बाद उनको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। और जो डिग्री होती है जिसको हम सनद भी कहते हैं वो बाद में मिलती है। ठीक है, वो लाइक लेट देते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है नो इशू, आप ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये चाइना की जो स्कॉलरशिप है ना, आपके पास अभी टाइम है पड़ा, आप अपने डॉक्यूमेंट जो है ना अटेस्टेड करा लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जो है ना अटेस्ट कराने हैं। अब मैं आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स के नेम बता देता हूँ। यहाँ पे वर्ड पे आ जाए, ये फाइल है। अब ये देखे जी, अब मैट्रिक का आपके पास रिजल्ट कार्ड भी होता है और सनद भी होती है, ये दो चीज़ें होंगी। आपके पास इंटरमीडिएट की भी रिजल्ट कार्ड होता है और सनद होती है, दो चीज़ें ये होंगी। 4 बैचलर की भी सेम इसी तरह से डिग्री होती है और ट्रांसक्रिप्ट होती है, 6 हो गए। अब उसके बाद मास्टर की जो है ना MPhil होती है, उसकी डिग्री होती है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, ये होती है। अब आपके पास अगर बैचलर है तो बैचलर तक आप रुक जाए, अगर आपके पास MS MPhil भी ऑलरेडी डन है तो आप यहाँ तक आ जाएँ। ठीक है जी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बेसिक आपके एकेडमिक हैं। ठीक है जी, कितने बेसिक एकेडमिक जो एकेडमिक होते हैं, ये जो है ना आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगी, पासपोर्ट होगा, ये फिलहाल रिक्वायर नहीं होता है, ये बाद की बात होती है। लेकिन ये जो बेसिक है ना, जो ज़्यादा टाइम देते हैं, बाज़ का तो स्टूडेंट की सिलेक्शन भी हो जाती है स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट इसकी अटेस्टेशन जो है ना वो विद इन ए गिवन शेड्यूल वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसी वजह से जो भी होगा ना, जो शेड्यूल होगा उसी से पहले पहले जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटेस्ट करा के रख लेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट वन। अब फर्स्ट वन क्या है जी, यहाँ पे देखिए जी, अब जो आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है या यूनिवर्सिटीज़ है, पहले तो आप वहाँ से अटेस्ट करा लेंगे, वेदर आपका लाहौर बोर्ड है, आपका डीजीकॉम बोर्ड है, आपका गुजरांवाला बोर्ड है, आपका हैदराबाद बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आप अपने बोर्ड को विजिट करें, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं। अब ये जो बोर्ड वाला होता है ना, जो FSC तक होता है, आप मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, मैट्रिक की सनद लेकर जाएं, FSC का रिजल्ट कार्ड और FSC की सनद लेकर जाएं, वहाँ पे आपको सेम डे में वो टेस्ट कर देंगे।
वहाँ से अटेस्ट होने के बाद फिर आपको IPCC के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो चीज़ होगी, अपने बोर्ड से भी करा लिया, आपने IPCC से भी करा लिया, ये हो गया मैट्रिक और FSC का। उसके बाद आ जाता है जी बैचलर का और मास्टर का। वो जो अटेस्टेशन होती है वो करानी पड़ती है आपको HEC के थ्रू। अब यहाँ पे HEC के थ्रू जो अटेस्टेशन होती है वो दो मोड पे डिपेंड करती है। एक तो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा के भी करा सकते हैं, दूसरा आप फिजिकल जो खुद भी जाके करा सकते हैं। इसकी वेबसाइट क्या है, eservices.hec.gov.pk। अब यहाँ पे इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद ब्राउज़र पे आए, ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करें। इसकी वीडियो जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आप इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन या लिंक इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो गया। फर्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अकाउंट आपका साइन अप हो जाएगा। फिर आप वापसी पे आके साइन इन पे क्लिक करेंगे, अपना CNC पासपोर्ट लगा के लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आपने फिलअप करने अपनी अटेस्टेशन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद जब आपका इधर से हो जाता है, ठीक है जी, HEC की अटेस्टेशन जो है ना डिपेंड करते हैं, किसी की जो पर डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो 1000 भी होती हैं और सर्विस जो होते हैं कोरियर के वो होते हैं 700 रुपये मेथड जो होता है। ठीक है जी, अटेस्टेशन फ़ी के साथ साथ। अब यहाँ में मेथड क्या है, आपने अपॉइंटमेंट इसकी ऑनलाइन बुक करनी होती है। ठीक है जी, या आप इसके ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं जो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। उसके बाद आप TCS या HEC डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन सर्विसेज है जो ऑप्शनल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना, पहले आप रेलिवेंट बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से कराते हैं, बोर्ड से कराते हैं, उसके बाद जो है ना आपको मैट्रिक और FSC का IPCC कराना होता है। अब IPCC का लिंक भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। IPCC अटेस्टेशन किस तरह से करानी होती है उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। अब यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना, इंटर करें। अब ये पहली वेबसाइट ओपन होगी, सिंपल मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब ऑलरेडी किसी भी स्टूडेंट का अकाउंट नहीं बना होगा ऑब्वियसली, तो उन्होंने अपने क्या करना है, इसको क्लोज करें, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। यूज़र नेम आपने अपने माइंड में रखना है, यूज़र नेम भूल गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये आपने माइंड में रखना है, यूज़र नेम नहीं भूलना आपने। अब ये लगाएंगे, अकाउंट बन गया। उसके बाद लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन में क्लिक करने के बाद जो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की फिलिंग होगी वो करके आप यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं अपने इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, वो आपने देख के अप्लाई कर लेनी है खुद। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, फाइनल जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है मोफा का। अब ज़्यादातर इश्यूज भी मोफा में ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटेस्ट कराने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पुलिस क्लियरेंस भी करानी पड़ती है, जिसको हम पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं और चाइना के लिए लाजमी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है जी। अब ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपको कराने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये सारा कुछ अब ये सारे पास आपके पास ऑलरेडी हैं पड़े, तो जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है आपको दोबारा बोर्ड के लिए धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप पहले करा लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब लेकिन जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे या CSE स्कॉलरशिप के अप्लाई करेंगे, फिलहाल वैसे अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, जस्ट आपको नोटराइज्ड कराना पड़ता है। अब नोटराइज्ड कौन करता है, नोटराइज्ड जो है ना एडवोकेट होते हैं जिनके पास नोटरी स्टैंप होती है, नोटरी, वो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, नोटरी पब्लिक। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ना, नोटरी पब्लिक की अटेस्टेशन होती है। यहाँ पे देखिए जी क्या है ये, ए पब्लिक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स टू सर्व द पब्लिक बाय परफॉर्मिंग एक्ट्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे पब्लिक अटेस्टेशन मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए द प्रोसेस वेयर ए नोटरी पब्लिक वेरीफाइज द authenticity of a document and its signature, adding their official seal and signature to confirm its validity। अब ये नोटरी पब्लिक होते हैं ना जो गवर्नमेंट के, ठीक है जी, वो रजिस्टर्ड होते हैं, एडवोकेट होते हैं। अब वो जो एक रियल वाला होता है नोटराइज्ड, वो आपको डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करके देता है, अपनी स्टैम्प्स यहाँ पे लगाता है, अपने सिग्नेचर ऐड करता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को वो ऑथेंटिकेट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है और वो इंश्योर करता है डॉक्यूमेंट्स की कि वो लीगल है। अब ये चाइना के लिए लाजमी होते हैं, अटेस्टेशन कंपलसरी नहीं होती लेकिन नोटराइजेशन कंपलसरी होता है चाइना के स्कॉलरशिप के लिए। तो आप यहाँ पे किसी तरह से भी अटेस्ट करा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हो गया बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जो नोटराइजेशन है। अब ये CV और रिज्यूम, CV आप किस तरह से बनाते हैं, आप न्यू ब्राउज़र पे आ जाएं, यहाँ पे टाइप करें जी यूरोपास CV, यूरोपास CV पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाता है, क्रिएट योर यूरोपास CV, इस पर क्लिक करें।
यहाँ पे आप अपना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे और अपना सारा डाटा आप यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करेंगे या लाइक लॉग इन टू यूरोपा सीवी, क्योंकि लॉग इन तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है मैं फाइनलाइज करूँगा। अब ये जब एक बार आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है ना यूरोप पास का, तो आप एनी टाइम यहाँ से सीवी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम चेंजमेंट करना चाहें, कोई एडिंग करना चाहें, आप अपने अकाउंट का यूजर नेम लगाएं, पासवर्ड लगाएं, आप लॉगिन करके चेक कर सकेंगे। इसका किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन किस तरह से करना है, इसकी भी वीडियो मेरे ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। इसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड हुआ मिल जाएगा। आप वो देख के अपनी सीवी भी यहाँ से बना लेंगे। अब उसके बाद क्या है जी, रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल आपने किस तरह से बनाना है। रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया। अब ये क्या होता है, a structured document that outlines a proposed research project including its goals, method and significance। अब लाइक आप मास्टर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी डिग्री है लाइक जोलॉजी है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जो भी है, आप एक टॉपिक सिलेक्ट करें। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ वनेडियम ऑक्साइड ऑन नैनो द इफेक्ट ऑफ वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ऑन रैट्स, ये एक टॉपिक हो गया फिजिक्स के लिए जो नैनो पार्टिकल पे काम करते हैं। जिसकी डिग्री है, अपनी डिग्री के रेलिवेंट, या उन्होंने ऑलरेडी कोई टॉपिक चूज़ किया हुआ था, थीसिस वर्क किया था, अब मज़ीद उस पर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो वो अपना टॉपिक यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। टॉपिक चूज़ करो, उसको आउटलाइन करना किस तरह से है, उसका इंट्रोडक्शन ऐड करो, लिटरेचर रिव्यू ऐड करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करो, जिसको हम रिसर्च गैप भी कहते हैं, रिसर्च गैप वहाँ पे ऐड करो, अपने रिसर्च टॉपिक की मेथोडोलॉजी ऐड करो, और मेथोडोलॉजी ऐड करने के बाद उसके आउटकम्स क्या होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे वो आप ऐड करो। उसके बाद लास्ट में रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं, ये आपने ऐड करना है। ठीक है जी, उसकी यहाँ पे देखें जी, लाइक इंट्रोडक्शन ऐड करो, लिटरेचर रिव्यू बनाओ। अब ये क्या होता है, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द रिसर्च टॉपिक्स, कि जो रिसर्च टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप इंट्रोडक्शन में ऐड करते हो। इस्टेब्लिश इट्स सिग्निफिकेंस, इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है, और आपने एक क्लियरली स्टेट करना होता है कि रिसर्च के क्वेश्चन क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आता है जी लिटरेचर रिव्यू। अब जो ऑलरेडी रिसर्च हुई पड़ी होती है इस टॉपिक के रेलिवेंट, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ना है। उसके बाद उनके जो गैप्स हैं वो पढ़ने के बाद वो आइडेंटिफाई करने हैं आपने, और आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना है हाउ द प्रपोज रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू द फील्ड। लाइक जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उस पर रिसर्च जो करने जा रहे हैं वो रिसर्च फील्ड में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, कंट्रीब्यूशन देगी, ये आपने मेंशन करनी है। उसके बाद रिसर्च गैप आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी क्या है कि कौन कौन से मेथड और प्रोसीजर आप यूज़ करोगे कि आपने अपनी जो रिसर्च कंडक्ट करनी है वो, लाइक क्या क्या चीज़ें हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, एनालाइज किस तरह से करना है, उसकी टाइम लेंथ क्या होगी। ठीक है जी, ये आपने मेंशन करनी होती है मेथोडोलॉजी में। आपकी रिसर्च के आउटकम्स क्या होंगे जो एक्सपेक्टेड है वो आपने मेंशन करना होता है। और उसके बाद जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उस पे कितना बजट होगा। ऑब्वियसली जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं ना तो उधर आपके एक्सपेंसेस लगते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के आपको पैसे लगते हैं, मटेरियल कलेक्शन के पैसे लगते हैं, कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे पैसे जो खर्च होंगे, जो बजट होगा वो आपने यहाँ पे बताना होता है। लेकिन आप अगर ना भी बताना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ऐड करना है उस पर। अब ये जो डेटा सारा आप इंट्रोडक्शन ऐड करोगे, लिटरेचर भी ऐड करोगे, एक्सपेक्टेड जो भी लाइक इसमें से जो भी डिटेल्स आपने ऐड करनी है रिसर्च प्रपोजल में, जिस आर्टिकल से आपने पिकअप करनी है उसका रेफरेंस ऐड करना है। अब ये कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। आप आ जाएंगे यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे, गूगल स्कॉलर इसको एंटर करें, इस पे क्लिक करें। अब जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया लाइक इफेक्ट ऑफ वनेडियम ऑक्साइड
नैनो पार्टिकल्स ऑन रैट्स। अब क्या है, रैट्स पे किस तरह से, अब रैट के किस जगह पे, लाइक रैट्स के ऑर्गन्स पे इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो, उसकी बायोकेमिस्ट्री चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, उसकी पैथोलॉजी चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, या आप वनेडियम ऑक्साइड की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी चेक करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ आप यहाँ पर चेक करना चाह रहे होगे आपने वो मेंशन करना है, वो अपने टॉपिक पे ऐड करना है। लेकिन मैं यहाँ पे आप इसको समझाने के लिए एक टॉपिक लिख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ऑन लिवर लाइक लिवर ऑर्गन्स ऑफ अल्बिनो राइट्स। ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ जी इंटर कर दिया। अब इसके रेलिवेंट जो है ना मुझे बहुत सारे जो है ना ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द टॉक्सिकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ वनेडियम ऑक्साइड पेंटाऑक्साइड एंड वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। यहाँ पे देखो जी, वनेडियम ऑक्साइड पेंटाऑक्साइड इंड्यूसेस हेमाटोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन ऑरिटोलॉग्स क्यूनिकल। अब यहाँ पे लाइक क्या करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो चेक करना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बाद क्या है एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस, उसके बाद क्या है यहाँ पे कंपैरिजन कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी, एंटी ऑर्गन्स। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट लगता है जो आर्टिकल होगा, ठीक है जी, जो भी चीज़ लाइक यहाँ पे देखें जी, इफेक्टिव वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स ऑन लिवर ऑफ अल्बिनो रैट्स। अब यहाँ पे इसको क्लिक करें। अब इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे ना, इसके रेलिवेंट सारी चीज़ें जो उन्होंने रिसर्च में की हुई है वो सारी वो आपको अब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी। अब ये पढ़ेंगे सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। लाइक यहाँ पे मैं आपको एक लाइन जो है ना पिकअप करके दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे देखे जी, लाइक यहाँ पे मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूँ ये वाला सारा कुछ। अब यहाँ पे देखे जी, वो कहता है कि जी यूज ऑफ वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इन स्टील इंडस्ट्रीज एंड दे आर रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मेक्स एसेंशियल। लाइक ये पहले जो है ना उसने उसका इंट्रोडक्शन ऐड किया और फिर इसी नैनो पार्टिकल्स को उसने क्या कहाँ पे यूज़ किया, विस्टर रैट्स पे यूज़ किया। यहाँ पे देखे जी, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद एक्सपोज किया है, यहाँ पे देखे जी, ये आपको एक्सप्लेन करके दे रहा है। उसके बाद उसने क्या करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो मार्कर्स हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उसके ऑर्गन्स पे यहाँ पे देखे जी, ये हो गया। फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो उसने रिसर्च पे की है ना वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा है। लाइक यहाँ पे देखिए, कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल ऑफ वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल came into light which was indicated by terminal transferase DUTP NIC and labeling assays as well as the decreased levels of P53 and the box। ये जो है ना P53 जिस चीज़ को वो नेम देते हैं ना हम उसको कहते हैं, ठीक है जी। अब रिसर्च जब करते होंगे ना, रिसर्च पे कोई भी चीज़ आप वहाँ पे यूज़ करते हैं या कोई ग्रुप्स बनाते हैं या मेडिकेशन आप प्रिपेयर करते हैं उसको आप नेम देते हैं, तो उसने यहाँ पे नेम भी ऐड किया हुआ है। उसके बाद टिश्यू यहाँ पे देखें जी, लंग टिश्यू ऑफ नैनो पार्टिकल एक्सपोर्ट एनिमल्स नोटेबली बाय साइको केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल स्पेशली द शेप एंड द साइज प्ले सेंट्रल रोल इन शेपिंग द toxicity of these nanoparticles and thus should be extensively evaluated for outlining for regular guidance। अब ये सारे अब्स्ट्रैक्ट में ना जो ओवरऑल उसने जो रिसर्च की है इस टॉपिक के ऊपर सारी चीज़ें उसने अब्स्ट्रैक्ट में जो है ना मेंशन की हुई है। अब लाइक ये आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, ये पढ़ेंगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद कंप्रीहेंसिव डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे नीचे आप इसको आर्टिकल को कंप्लीट डाउनलोड करके पढ़ेंगे। कुछ आर्टिकल यहाँ पे डाउनलोडेबल होते हैं, कुछ आर्टिकल जो है ना डाउनलोड आप नहीं कर सकते। अब लाइक यहाँ पे बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉक्सिसिटी फॉलोइंग रिपीटेड ओरल डोजिंग ऑफ डिफरेंट वनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इन माइस। लाइक जो मुख्तलिफ हम क्वांटिटी यूज़ करते हैं
मेडिकेशंस की या नैनो पार्टिकल्स की माइस में उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको बता रहा है टॉक्सिसिटी का। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी अब्स्ट्रैक्ट में आपको रिसर्च गैप भी मिल जाएंगे, रिसर्च प्रॉब्लम भी आपको मिल जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। लाइक जब एक आप इसको व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ पे आप एक जो है ना पहले आर्टिकल यहाँ से डाउनलोड कर लें। जब एक आप आर्टिकल डाउनलोड करेंगे, इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको इस रिसर्च टॉपिक में जो जो डिटेल्स पढ़नी चाहिए होंगी वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी इसी रिसर्च पेपर में आपको मिल जाएंगी। लाइक आप 3 से 4 जब आर्टिकल पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको जो है ना मेथोडोलॉजी किस तरह से लिखनी है वो भी समझ आ जाएगी, इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है वो भी आपको समझ आ जाएगा, लिटरेचर व्यू किस तरह से लिखना है वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, आउटकम्स किस तरह से लिखने हैं एक्सपेक्टेड वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, रिसर्च गैप कौन से हैं वो भी आपको यहाँ पे इन्हीं पब्लिश्ड पेपर पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। ये पब्लिश्ड पेपर है। एक पेपर को पढ़ने के लिए आपको घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। आप जब 3 से 4 पेपर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होंगे वो पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। जब तक आप ये रिसर्च पेपर पढ़ेंगे नहीं आपको रिसर्च गैप नहीं लिखना आएगा, ठीक है। आपको रिसर्च गैप का पता ही नहीं होगा कि मैंने रिसर्च गैप वहाँ पे लिखने क्या है, ठीक है। अगर आप रिसर्च गैप लिखोगे और उसी रिसर्च गैप को आपने ओवरकम करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए ही आपने अपने सुपरवाइज़र को एग्री करना है कि ये इसके ऑलरेडी रिसर्च गैप है, उसी को जो है ना मैं कवर करूँगा इस रिसर्च के थ्रू। तो ये चीज़ें जो है ना आपको ऑलरेडी रिसर्च पेपर में जो यहाँ पे मिलेंगे, इसी रिसर्च पेपर में सारी डिटेल आपको उसके रेलेवेंट मिलेगी। रिसर्च गैप के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में। लाइक जिन स्टूडेंट को मेथोडोलॉजी नहीं लिखनी आती वो ये पेपर पढ़ेंगे तो आपको मेथोडोलॉजी लिखनी आ जाएगी, ठीक है जी। मटेरियल एंड मेथड यहाँ पे देखें ये गिवन है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे उसने सारी डिटेल मेंशन की होगी, यहाँ पे देखें जी। वैनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल वर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, किस तरह से आपने वैनेडियम ऑक्साइड बनाया था, ठीक है जी। सारी चीज़ें उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, वो क्लिक करेगा। उसके बाद उसके जो मेथड्स होंगे वो किस तरह से उसने परफॉर्म करने हैं वो सारी चीज़ें आपको इसी मेथड में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है जी। लाइक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, हमने वैनेडियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल ले लिया, उसके बाद किस चीज़ पे हमने इसको यूज़ किया, लाइक माइस था जो भी था हमने वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है जी। इसने यहाँ पे मेंशन किया होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा नीचे होगा, नीचे स्क्रॉल कर लें आप। यहाँ पे जो है ना लाइक किस पे यूज़ किया था शुरू में देख माइस, अब ये माइस पे वो यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। माइस के आपने कितने ग्रुप बनाए वो एक्सप्लेन करेगा, उन ग्रुप को जो आपने डिवाइड किए वो टोटल कितने ग्रुप थे, हर ग्रुप में कितने माइस आपने रखने, हर ग्रुप को कितनी क्वांटिटी में आपने ये वैनेडियम ऑक्साइड इंजेक्ट किया, ठीक है। इंजेक्ट किस तरह से किया, आईपी किया, जो भी किया वो आपने मेंशन करना है, कितने डेज़ के लिए आपने वो मेडिकेशन दी, ठीक है। सारी चीज़ें क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया, उसके रिसोर्सेज क्या थे, ईच एंड एवरीथिंग आपको मेथोडोलॉजी में यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। मेथोडोलॉजी के बाद क्या होता है, आपके एक्सपर्ट रिजल्ट्स होते हैं। मेथोडोलॉजी को जो होगी आप उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो आपकी बायोकेमिस्ट्री है, आपकी टॉक्सिसिटी है या आपकी पैथोलॉजी है, जो चीज़ें भी हैं, या किसी आर्गन पे इफ़ेक्ट्स है, ठीक है जी, ऑक्सीडेटिव स्टेट्स जैसे होते हैं, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको एक पब्लिश्ड पेपर में मिल जाएंगे। जब पब्लिश्ड पेपर में पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने एक प्रॉपर वे में मेथोडोलॉजी लिखनी होती है, प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन लिखना होता है, प्रॉपर वे में लिटरेचर भी लिखना होता है और प्रॉपर वे में आपको उसका कंक्लूजन या रिजल्ट आउटकम्स लिखने होते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ना प्रपोजल का मेथड है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास लेटर रिकमेंडेशन। अब ये लेटर रिकमेंडेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब ये लेटर रिकमेंडेशन आपका टीचर कुछ इस तरह से लिखता है, ये जो मैंने अभी वर्ड पे ओपन किया हुआ है। सेंटर में लेटर रिकमेंडेशन, अब यूनिवर्सिटी की लेटर पैड पे आप लेटर रिकमेंडेशन बनवाते हैं, यूनिवर्सिटी का लोगो होता है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस होता है, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है। उसके बाद सुपर जो प्रोफेसर होता है जहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर बनवाते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन देता है, वो आपको कब तक जानता है वो बताता है,
आपकी क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करता है, उसके अलावा आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को मेंशन करता है, उसके बाद फाइनल में वो आपको रिकमेंड करता है किसी स्कॉलरशिप के लिए, ये चीज़ें मेंशन करता है। उसके बाद अपना नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ईमेल और फ़ोन नंबर, ये तमाम तर चीज़ें एक्सप्लेन करता है। ये जो ऑप्शनल है ना, ये मैंडेटरी है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। आपका प्रोफेसर रिकमेंडर ईमेल लाजमी ऐड करेगा, फ़ोन नंबर भी लाजमी ऐड करेगा। कुछ जो रिकमेंडेशन लेटर होता है ना, उसमें स्कूल का या यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड होता है, लेकिन सुपर जो आपके रिकमेंडर का नहीं होता, तो आपने रिकमेंडर का ऐड कराना है। ये रिकमेंडेशन लेटर होता है, इस तरह से आपने बनवाना होता है अपने प्रोफेसर से। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो मैंने आई थिंक सो आपको ऑलरेडी बताई है कि नहीं बताई, वो इस तरह से आपने बनवानी होती है। ये है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। यूनिवर्सिटी जिससे बनाते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन देती है, आपकी डिग्री के बारे में बताती है, और जो इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश में था। चाहे आपने असाइनमेंट किया है, लेक्चर अटेंड किए हैं, एग्ज़ाम्स दिए हैं या थीसिस वर्क किया है, वो सारा इंग्लिश में कंडक्ट किया गया था, वो बताता है। उसके बाद वो बताता है कि जी इस स्टूडेंट को तमाम तर चीज़ें जैसे कि वो इंग्लिश में पढ़ाई गई हैं, तो वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। लाइक कुछ स्कॉलरशिप में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सीएससी में भी ये यूज़ करेंगे, कैश में भी ये यूज़ करेंगे, प्रेसिडेंशियल में भी ये यूज़ करेंगे, ठीक है जी। कुछ बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप होते हैं, उसके लिए भी आप ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाइए पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर किस तरह से बनाना था, इसको यहाँ पे हमने करना है जी कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको करते हैं जी पेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर, अब यहाँ पे देखिए वो क्या कहता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो एक्सप्लेन करता है आपके इंटरेस्ट को, ठीक है जी, जिस अपॉर्चुनिटी का आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब है चाहे आपका स्कॉलरशिप है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, उसके रेलेवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशंस आपकी क्या है पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट क्यों है, गुड क्यों है, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है तो मोटिवेशन लेटर में। उसके बाद फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्थ सर्टिफिकेट हम कहते हैं, ये आप किसी भी वेबसाइट पे आप यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे ना, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से आपके पास एक कोड पूछेगा, या ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया। इसको डाउनलोड करके अब किसी भी नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाके इसको बनवा सकते हैं लेटर को, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अवार्ड्स हैं, इंटर्नशिप है, सर्टिफिकेट्स हैं या पब्लिकेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अप्लाई करने का मेथड क्या है, यूकेसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना तो उसको यूज़ करो, यूएसटीसी में अप्लाई करना तो उसको यूज़ करो। जब इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आप अप्लाई करने लगोगे तो आपको वहाँ पे कैश आंसर स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर में स्टार्ट है और फरवरी में एंड होगी। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह कि यूकेस में किस तरह से अप्लाई करना है या यूएसटीसी में किस तरह अप्लाई करना है अंडर कैश हाउस स्कॉलरशिप, आपको इसी ही चैनल पे मिल जाएगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें इसी स्कॉलरशिप के रेलेवेंट आपको इसी ही यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब ये ओवरऑल प्रोसीजर है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद कोई ऐसा पॉइंट जो मैं समझा नहीं सका, जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का समझाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को वो समझने का तरीका समझ आ जाता है, कुछ लोगों को वो समझ नहीं आता। तो नेगेटिव कमेंट करने से बेटर है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे समझाऊँगा और उस कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।